बच्चों हम हमारा 4th चैप्टर पूर्ण प्रतियोगिता में फर्म का सिद्धांत पढ़ रहे थे, जिसके लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था कि किस प्रकार से फर्म अपने लाभ को अधिकतम करती है। फर्म के लाभ अधिकतमीकरण की हमने शर्तें पढ़ी थी, जिसको हमने विभिन्न डायग्राम से भी समझा था। अब हम आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ते हैं कि फर्म का पूर्ति वक्र क्या होता है। तो बच्चों सबसे पहले ये जानना बहुत जरूरी है कि पूर्ति किसे कहते हैं। तो बच्चों पूर्ति क्या होती है कि विभिन्न कीमतों पर एक फर्म द्वारा जो भी उत्पादन की इकाइयां जो वो बेचने के लिए तैयार है, उसे हम क्या कहते हैं, पूर्ति कहते हैं। तो फर्म क्या करती है, उत्पादन करती है और उस उत्पादन को क्या करती है, वो अलग अलग कीमतों पर अलग अलग मात्राएं बेचने के लिए वो तैयार होती है। तो इसी के आधार पर हम फर्म का पूर्ति वक्र ज्ञात कर सकते हैं। हमने लास्ट वीडियो में इस चैप्टर में हमने पढ़ा था कि किस प्रकार से लागतों का और आगमों का प्रयोग करते हुए फर्म अपना क्या करती है, लाभ अधिकतम करती है। इसके अलावा फर्म कहाँ पर अपना संतुलन स्थापित करती है। तो जो फर्म का संतुलन है उसी के आधार पर हम फर्म का पूर्ति वक्र भी ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर देखते हैं कि एक फर्म का पूर्ति वक्र उत्पादन के विभिन्न स्तरों को दर्शाता है। फर्म का एक पूर्ति वक्र क्या दिखाता है कि अलग अलग कीमतों के फर्म क्या क्या उत्पादन का स्तर रख सकती है। ठीक है बच्चों, इसके बाद है जिसे फर्म विभिन्न मूल्यों पर उत्पादन के लिए क्या करती है, चयन। यदि मूल्य अधिक होगा तो फर्म क्या करेगी, अधिक पूर्ति करना चाहेगी, अधिक उत्पादन करना चाहेगी। आ रहा है बच्चों समझ में। और यदि मूल्य क्या होगा, कम होगा, तो फर्म क्या करेगी, उत्पादन कम करना चाहेगी। आ रहा है बच्चों समझ में। तो यही यहाँ पर है कि विभिन्न मूल्यों पर फर्म का उत्पादन का स्तर अलग अलग होता है। अब हम दो काल की बात करते हैं, एक तो अल्पकाल की और दीर्घकाल की। तो अल्पकालीन पूर्ति वक्र अलग होता है और दीर्घकालीन पूर्ति वक्र अलग होता है। तो पूर्ति वक्र भी दो प्रकार के होते हैं, एक तो है अल्पकालीन पूर्ति वक्र और एक होता है दीर्घकालीन पूर्ति वक्र। सबसे पहले हम पढ़ेंगे अल्पकालीन पूर्ति वक्र, जिसको हम कह सकते हैं शॉर्ट टर्म सप्लाई कर्व। तो बच्चों अल्पकालीन पूर्ति वक्र क्या होता है। तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि यदि फर्म को कीमत एबीसी के बराबर या अधिक मिलती है तो फर्म उत्पादन जारी रखती है, अर्थात वस्तु की पूर्ति करती है। हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था कि एक फर्म को उत्पादन जारी रखने के लिए अपनी कीमत एबीसी के बराबर तो मिलनी ही चाहिए। यहाँ अल्पकाल की बात कर रहे हैं, इसलिए परिवर्तनशील लागतों की बात कर रहे हैं कि यदि उत्पादन शून्य भी रखती है तब भी स्थिर लागतों की हानि तो फर्म को उठानी ही पड़ती है। तो यदि फर्म उत्पादन जारी रखना चाहती है तो कम से कम उसको इतनी कीमत तो मिलनी चाहिए कि फर्म अपना क्या करे, एबीसी के बराबर क्या मिल जाए, उसको कीमतें मिल जाए। यदि फर्म को कीमत एबीसी से कम मिलती है तो वो अपना उत्पादन क्या कर देती है, शून्य कर देती है। जैसे कि हमें डायग्राम में देखते हैं, ये हमारा पी ए आर बराबर एम आर। ठीक है, यहाँ पर एक पी हम ये और बना देते हैं P1, ये हमारा है ABC। ठीक है, यदि फर्म को कीमत P मिलती है तो इसका मतलब कीमत क्या है, ABC से क्या है, अधिक है। तो इसका मतलब फर्म क्या करेगी, उत्पादन जारी रखेगी। लेकिन यदि फर्म को P1 एबीसी से कम कीमत मिलती है तो फर्म अपना उत्पादन बिल्कुल भी जारी नहीं रखेगी। इस स्थिति में फर्म क्या कर देगी, उत्पादन को बंद कर देगी और इस स्थिति में फर्म क्या कर रही होगी, लाभ कमा रही होगी। हमने पढ़ा था ना कल कि किस तरीके से फर्म लाभ कमाती है। एक बार और देख लेते हैं कि ये हमारा है MC। तो यहाँ P बराबर MC पे फर्म का क्या होता है, संतुलन स्थापित होता है। तो P बराबर MC फर्म का संतुलन है और यहाँ से ये फर्म का क्या होगा, लाभ होगा। आप चाहो तो लिख सकते हो PE पे संतुलन R और Q। तो ये फर्म का क्या होगा, लाभ होगा। ठीक है, और यदि फर्म क्या होती है, फर्म की जो ABC है वो यदि हम मान लें यहाँ पर ABC वक्र होता है। ठीक है, तो यहाँ पर P बराबर क्या होता है, MC। तो संतुलन तो फर्म का यहाँ पर होगा और फर्म की जो ABC वक्र है वो ऊपर की तरफ चला गया तो फर्म को जो लागतें हैं वो तो अधिक वहन करनी पड़ रही है, जबकि फर्म को कीमत क्या मिल रही है, कम मिल रही है। तो ऐसी स्थिति में भी क्या कर देगी, फर्म उत्पादन नहीं करेगी, क्योंकि फर्म को ABC के बराबर या उससे अधिक कीमत मिलनी आवश्यक है। आगे बच्चों समझ में, यही यहाँ लिखा है कि यदि कीमत
एबीसी से कम हो जाती है तो फर्म उत्पादन नहीं करेगी। तो हम बात कर रहे थे पूर्ति वक्र। तो पूर्ति वक्र क्या दर्शाता है कि फर्म कहाँ पर से अपना उत्पादन जारी रखेगी और कहाँ पर उत्पादन वो बंद कर देगी। तो हम ये पढ़ रहे हैं कि जहाँ एबीसी न्यूनतम होती है, एबीसी जहां न्यूनतम होती है वहां फर्म क्या करेगी, अपना उत्पादन जारी रखेगी। यदि एबीसी न्यूनतम से कम हो जाती है वहां फर्म उत्पादन नहीं करेगी। और एबीसी बढ़ती हुई होती है लेकिन कीमत क्या होनी चाहिए, एबीसी से अधिक होनी चाहिए, तब फर्म अपना उत्पादन जारी रखेगी। तो फर्म, यहाँ पर हम एक दूसरा वक्र बना के देख लेते हैं। ये है P, AR बराबर MR, यहाँ पर Q। तो फर्म, ये एबीसी वक्र है। ठीक है बच्चों, ये एबीसी वक्र है जो कि फर्म न्यूनतम भाग है, और ये हमारा है एमसी वक्र। तो एमसी वक्र क्या करता है, एबीसी को उसके न्यूनतम बिंदु पर काटता है। ये हमने पहले भी पढ़ा था कि एसी वक्र को और एबीसी वक्र को एमसी वक्र उसके न्यूनतम बिंदु पर काटता है। तो यहाँ एमसी वक्र एबीसी को कहाँ काट रहा है, उसके न्यूनतम बिंदु पर। तो यहाँ जो P बराबर क्या होता है, एबीसी, यहाँ पर क्या करती है, फर्म अपना उत्पादन जारी रखती है। तो एबीसी का न्यूनतम भाग जहाँ पर एमसी क्या करता है, एबीसी को काटता है। तो जहाँ एबीसी का न्यूनतम भाग है, एमसी एबीसी को काटता है, उससे ऊपर जो बढ़ता हुआ भाग है उसे ही क्या कहते हैं, फर्म का पूर्ति वक्र। समझ में आया कि सीमांत लागत वक्र, सीमांत लागत वक्र है, उसका बढ़ता हुआ भाग जो कि एबीसी को क्या करता है, उसके न्यूनतम बिंदु पर काटता है, उसके ऊपर का जो भाग है वो कहलाता है अल्पकालीन पूर्ति वक्र। क्योंकि अल्पकालीन परिवर्तनशील लागतें जो होती हैं, औसत लागतें होती हैं, वो किस में होती हैं, केवल अल्पकाल में ही होती हैं। आ रहा है बच्चों समझ में। तो एबीसी के न्यूनतम बिंदु से जो एमसी का बढ़ता हुआ भाग होता है वही क्या कहलाता है, वही कहलाता है हमारा अल्पकालीन पूर्ति वक्र। जैसे कि अब यहाँ पर हम देखें तो यहाँ पर जो एबीसी है, ठीक है, उसके ये वाला एबीसी है, इस पे तो फर्म क्या करेगी, उत्पादन बंद ही कर देगी। अब हम जब ये दूसरे वाला एबीसी देखते हैं जो हमने नीचे की साइड बनाया था, ये वाला, और एमसी क्या करती है, इसको इसके न्यूनतम बिंदु पर काटती है। तो ये जो बढ़ता हुआ भाग है, इसके न्यूनतम बिंदु से जो ये बढ़ता हुआ भाग है वही क्या कहलाएगा, इसको मैं डार्क कर देती हूँ थोड़ा ताकि आपको समझ में आ जाए। ये बढ़ता हुआ भाग ही क्या कहलाएगा, फर्म का पूर्ति वक्र। आगे बच्चों समझ में, यही यहाँ लिखा है कि फर्म की अल्पकालीन पूर्ति वक्र वहाँ से शुरू होता है जहाँ एबीसी क्या होता है, न्यूनतम होता है। इस बिंदु से प्रारंभ होते हुए फर्म का पूर्ति वक्र एमसी के क्या होता है, समान होता है। सीमांत लागत वक्र एबीसी को उसके न्यूनतम बिंदु पर काटता है और उसके ऊपर जो सीमांत लागत वक्र का जो भाग होता है वो ही फर्म का पूर्ति वक्र कहलाता है। इसके बाद से जो फर्म क्या करेगी, अपना पूर्ति स्टार्ट करेगी, लेकिन इससे पहले फर्म अपना पूर्ति नहीं करेगी क्योंकि एबीसी क्या होनी चाहिए, उसको मिलनी ही चाहिए। आगे बच्चों समझ में। इसके बाद हम देखते हैं कि सीमांत लागत वक्र का वह भाग जो एबीसी के न्यूनतम बिंदु से शुरू होता है अल्पकालीन पूर्ति वक्र होता है। आप इसको इस तरीके से भी बना सकते हैं। ये हमने बना दिया एबीसी और ये हमने बना दिया एमसी। तो इसको थोड़ा सा डार्क कर दीजिए। तो ये हमारा कहलाएगा फर्म का अल्पकालीन पूर्ति वक्र। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया। इसके बाद है दीर्घकालीन पूर्ति वक्र। हमने पढ़ा था कि अल्पकाल में क्या होती है, स्थिर लागतें होती हैं और परिवर्तनशील लागतें होती हैं, लेकिन दीर्घकाल में क्या होती हैं, दीर्घकाल में केवल लागतें होती हैं जिसे हम दीर्घकालीन औसत लागत, दीर्घकालीन सीमांत लागत कहते हैं। वहाँ कोई स्थिर लागतें, कोई परिवर्तनशील लागतें नहीं होती। सभी लागतें कैसी होती है, परिवर्तनशील लागतें होती हैं। तो जैसे अभी हमने अल्पकालीन पूर्ति वक्र में क्या पढ़ा कि एमसी वक्र का वह भाग जो एबीसी के न्यूनतम बिंदु से काटता है, बढ़ता हुआ भाग, वो क्या कहलाता है, अल्पकालीन पूर्ति वक्र। तो दीर्घकाल में क्या होता है, केवल एसी वक्र काटता है और एसी वक्र होता है, और एमसी वक्र एसी को उसके न्यूनतम बिंदु पर काटता है। तो एसी वक्र का जो न्यूनतम बिंदु है वहां से शुरू होने वाला एमसी वक्र का बढ़ता हुआ भाग क्या कहलाता है, दीर्घकालीन पूर्ति वक्र। ठीक है बच्चों, यहाँ पर ये लिखा है कि दीर्घकाल में फर्म उत्पादन के सभी साधनों में आवश्यक परिवर्तन करके पूर्ति को क्या कर सकती है, बढ़ा सकती है। क्योंकि दीर्घकाल क्या होती है, समय की लंबी अवधि होती है, उसमें उत्पादन के सभी साधनों में परिवर्तन किया जा सकता है और पूर्ति को भी बढ़ाया जा सकता है। दीर्घकाल में फर्म औसत लागत को निकाल रही होती है तो उत्पादन जारी रखती है।
दीर्घकाल में तो फर्म क्या करती है, औसत लागतें अपनी निकाल लेती है, इसलिए उत्पादन जारी रखती है। यदि कीमत औसत लागत से थोड़ी भी कम हो जाती है तो फर्म क्या कर देगी, उत्पादन बंद कर देगी। यदि कीमत थोड़ी सी भी क्या हो जाती है, औसत लागत से क्या हो गई, कम हो गई, तो फिर क्या हो गई, क्या कर देगी, फर्म उत्पादन को बंद कर देगी। अर्थात हमने पहले भी पढ़ा था कि दीर्घकाल में जो कीमत है वो औसत लागत के बराबर तो फर्म को मिलनी ही चाहिए, अन्यथा फर्म उत्पादन नहीं करेगी। तो यहाँ पर हम ये देखते हैं दीर्घकालीन के बारे में, तो ये हमारा एसी वक्र हो गया, एबीसी की जगह हमें एसी लिखना है, और ये हमारा एमसी वक्र, और ये बढ़ता हुआ जो भाग है वो क्या कहलाएगा, इस पर हम यहाँ पर चाहे तो उत्पादन भी कर सकते हैं, क्यों, ये जो बढ़ता हुआ भाग है जिस पर कि क्या होगा, फर्म क्या करेगी, पूर्ति करने के लिए तैयार होगी। एसी जो न्यूनतम है उस पर कीमतों के बराबर होनी चाहिए, उसके बाद तो फर्म क्या करेगी कि अपनी जो पूर्ति, यदि इससे कम है, एसी से कम, तो फर्म अपनी पूर्ति करेगी नहीं। तो एसी का न्यूनतम बिंदु से शुरू होने वाला एमसी वक्र जो का बढ़ता हुआ भाग है वही क्या कहलाता है, दीर्घकालीन पूर्ति वक्र। ठीक है बच्चों, आगे समझ में, दीर्घकालीन पूर्ति वक्र सीमांत लागत वक्र का भाग है जो न्यूनतम औसत लागत से शुरू होता है। तो आप इस तरीके से कर सकते हैं। जो अल्पकालीन की बात करें हम, अल्पकालीन पूर्ति वक्र, तो इसके लिए हम कह सकते हैं एबीसी का भाग, एबीसी के न्यूनतम बिंदु से शुरू होने वाला एमसी। ठीक है, कहाँ से, एबीसी के न्यूनतम बिंदु से शुरू होने वाला एमसी। और यदि हम दीर्घकाल की बात करें, दीर्घकाल में हम क्या करेंगे, एसी कौन किसका बिंदु कर देंगे, यहाँ पर एबीसी है और यहाँ पर एसी कर देंगे, क्योंकि अल्पकाल में परिवर्तनशील लागतें और स्थिर दोनों होती है, दीर्घकाल में सभी परिवर्तनशील होती है, तो इसमें एसी का न्यूनतम बिंदु कर देंगे। डेफिनेशन एकदम इजी है, आपको केवल डायग्राम पे कंसंट्रेट करना है। डायग्राम आपको एकदम नीट एंड क्लियर बनाने हैं कि किस तरीके से, जैसे मैंने एमसी को थोड़ा हाईलाइट कर दिया था, तो आपको भी हाईलाइट कर देना है ताकि वो दिखे कि आप इसे पूर्ति वक्र बताना चाह रहे हैं, न्यूनतम बिंदु से शुरू होने वाला एमसी। क्योंकि बच्चों क्या होता है कि एबीसी या एसी से कम कीमत मिलती है तो फर्म उत्पादन ही नहीं करेगी, तो फर्म को एबीसी के न्यूनतम बिंदु के बाद ही तो उत्पादन शुरू करेगी, उससे पहले तो फर्म क्या करती है, उत्पादन ही नहीं करती है। एमसी क्या करता है, उसके न्यूनतम बिंदु पर ही काटता है, तो इसीलिए न्यूनतम बिंदु से शुरू होता हुआ क्या बनता है, फर्म का पूर्ति वक्र बनता है। इसके बाद आता है उत्पादन बंदी बिंदु, जिसे हम बोलते हैं शट डाउन पॉइंट। शट डाउन मतलब शटर बंद कर देना, अर्थात उत्पादन को बंद कर देना। तो हम बार बार रिपीट कर रहे हैं ये बात कि फर्म को कीमत क्या होनी चाहिए, अल्पकाल में तो एबीसी के बराबर मिलनी चाहिए और दीर्घकाल में एसी के बराबर कीमत मिलनी चाहिए। यदि फर्म को एबीसी से कम कीमत मिलती है तो फर्म क्या कर देगी, उत्पादन बंद कर देगी अल्पकाल में, और यदि फर्म को एसी से कम कीमत मिलती है दीर्घकाल में तो फर्म उत्पादन बंद करेगी। तो उत्पादन बिंदु बंद क्या हो गया, यही हो गया कि अल्पकाल में जहां एमसी वक्र एबीसी को काटता है वह एबीसी का न्यूनतम बिंदु होता है, यही क्या हो गया, उत्पादन बंदी बिंदु हो गया, अर्थात P बराबर एबीसी। ठीक है, P बराबर एबीसी कहाँ, अल्पकाल में। और दीर्घकाल में जहां एसी न्यूनतम होता है, जहां P बराबर क्या होता है, एसी, वो क्या हो गया, दीर्घकाल में न्यूनतम बिंदु, जो एसी का न्यूनतम बिंदु जहां पर कीमत बराबर होती है वो क्या हो गया, दीर्घकाल में शटडाउन पॉइंट या उत्पादन बंदी बिंदु हो गया। तो आपको ध्यान रखना है कि अल्पकाल में उत्पादन बंदी बिंदु P बराबर एबीसी और दीर्घकाल में उत्पादन बंदी बिंदु P बराबर एसी। ठीक है बच्चों, क्योंकि कीमत औसत परिवर्तनशील लागतों के बराबर मिलनी चाहिए अल्पकाल में और दीर्घकाल में औसत लागतों के बराबर कीमत मिलनी चाहिए। ठीक है, आगे हम देखते हैं सामान्य लाभ या लाभ अलाभ का बिंदु। अभी हमने उत्पादन बंदी बिंदु पढ़ा जहाँ पर कि फर्म उत्पादन कर देती है उससे यदि कम कीमत मिलती है तो, और सामान्य लाभ या लाभ अलाभ का बिंदु क्या होता है, जहाँ फर्म को ना तो लाभ प्राप्त होता है ना हानि प्राप्त हो रही होती है, फर्म केवल उत्पादन कर रही होती है और सामान्य लाभ अर्जित कर रही होती है। वही होता है कौन सा पॉइंट, सामान्य लाभ या लाभ अलाभ का बिंदु, जिसे हम ब्रेक इवन पॉइंट भी कहते हैं। आप
आपको इंग्लिश में नाम भी याद रखने हैं ताकि कि आपको आगे प्रॉब्लम ना हो। उत्पादन प्रक्रिया में विभिन्न साधनों की आवश्यकता होती है। इनमें से कुछ साधनों को हमें क्या करना होता है, प्रत्यक्ष भुगतान करना होता है। देखो, उत्पादन के साधनों में हमें बहुत सारे, उत्पादन करने के लिए हमें बहुत सारे साधनों की आवश्यकता होती है। अब किन्हीं साधनों को तो हम क्या करेंगे, जिसने भी काम करके दिया है तो हम उसको क्या करेंगे, प्रत्यक्ष भुगतान करेंगे। जैसे कि यदि श्रम हमारे यहाँ मजदूरी कर रहा है, श्रमिक यदि हमारे यहाँ मजदूरी कर रहा है तो हम उसे क्या करेंगे, मजदूरी दे देंगे। प्रत्यक्ष भुगतान करते नहीं करते। यदि हमने क्या किया है, कच्चा माल खरीदा है तो उसे भी हम क्या करते हैं, प्रत्यक्ष भुगतान करते हैं। उदाहरण दे भी रखा है जैसे की मजदूरी। अब कुछ जो आगत होते हैं, जो कुछ उत्पादन के साधन होते हैं, उसका मालिक, उसको देने वाला कौन होता है, स्वयं मालिक ही होता है। जैसे कि यदि मैंने कोई फैक्ट्री डाली और उसके अंदर यदि मैं मेरा श्रम दे रही हूँ या फिर मैं मेरी टेक्नोलॉजी दे रही हूँ जो मुझे आती है, या मेरी कार यूज़ में आ रही है उसके अंदर, मतलब जो भी चीज़ें मेरी काम में आ रही है, तो उसकी उत्पादन के साधन की मालिक क्या हो गई, मैं स्वयं हो गई। और मैंने खुद ने अपनी फैक्ट्री में क्या कर दिया, वो सारा सामान दे दिया। उस लागतों की मैं क्या नहीं करूँगी, उसको हम लागतों में ऐड नहीं करते अधिकतर, और हम क्या करते हैं, उसे उसके बदले में कुछ भी लेते भी नहीं हैं। आ रहा है बच्चों समझ में, कि कुछ आगतों की फर्म क्या होती है, स्वयं मालिक होती है, इसलिए उनके लिए उसको कुछ नहीं देना पड़ता। इन आगतों की फर्म के लिए क्या होती है, अवसर लागत होती है। जैसे कि मेरे पास कोई ज़मीन है और मैंने उस ज़मीन पे फैक्ट्री लगा दी, तो उस ज़मीन के बदले में मैं क्या नहीं ले रही हूँ, जो लगान मुझे मिलना चाहिए, किराया मिलना चाहिए, वो मैं उसमें नहीं ले रही हूँ, और मैंने उसी पे अपनी फैक्ट्री लगा दी। तो मेरे जो उत्पादन के साधनों पर होने वाला खर्चा है वो बचा नहीं बचा। यदि मैं कोई ज़मीन लेती और उस पर फैक्ट्री लगाती तो उस पर क्या होता, ज़मीन का क्या आता, खर्चा आता, उसका हमें क्या देना पड़ता, किराया देना पड़ता। लेकिन अब वो नहीं देना पड़ रहा, उसकी लागत तो है लेकिन वो लागत हमें वहन नहीं करनी पड़ी, क्योंकि उसका मालिक कौन है, स्वयं उत्पादन करता ही होता है। आ रहा है बच्चों समझ में। तो इन आगतों की फर्म के लिए क्या होती है, लेकिन अवसर लागत होती है। अब अवसर लागत क्या होती है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होती है, ये हम यहाँ पढ़ेंगे। बच्चों, अवसर लागत क्या होती है कि मैंने अभी आपको उदाहरण दिया कि एक ज़मीन है मेरे पास और मैंने उस पर फैक्ट्री लगा दी, ठीक है। अब मैं उत्पादन करता हूँ, मैं उसकी मालिक हूँ, और मैंने उस पर अपनी फैक्ट्री लगा दी और बाकी उत्पादन के साधन का क्या कर दिया, खर्चा कर दिया। अब यदि मैं उस ज़मीन पर यदि फैक्ट्री ना लगाकर यदि उसे किसी को क्या कर दी, किराए पर दे दी थी, तो मुझे क्या प्राप्त होता, किराया प्राप्त होता नहीं होता। या फिर मैं उस ज़मीन पर किसी और कुछ काम कर सकती थी। या फिर एक उदाहरण और ले लेते हैं कि मान लो मेरे पास 1000 रुपये थे और मैंने मेरे 1000 रुपये मेरी फैक्ट्री में लगा दिए, ठीक है। यदि वो 1000 रुपये मैं मेरी फैक्ट्री में नहीं लगाती तो मैं उसे बैंक में जमा कर सकती थी, बैंक पे मुझे ब्याज मिल जाता। या फिर मैं कुछ और ख़रीद कर, आ रहा है बच्चों समझ में, उसे और किसी को ब्याज दे सकती थी, तो उसमें भी क्या मिलता, मुझे उधार दे सकती थी तो उसमें भी मुझे क्या मिलता, ब्याज मिलता। तो मैं क्या कर रही हूँ, उसको अपने काम में लगाने के बाद, काम पे लगा रही हूँ, तो मुझे कुछ चीज़ों का त्याग करना पड़ रहा है। जैसे कि मेरे जो पैसे हैं मैंने उस पर लगा दिए अपनी फैक्ट्री में, तो मुझे ब्याज का त्याग करना पड़ रहा है। करना पड़ रहा है, नहीं करना पड़ रहा। मैंने अपनी भूमि क्या कर दी, यदि अपने उत्पादन में लगा दी है, तो मुझे किसका त्याग करना पड़ रहा है, मुझे किराए का या फिर लगान का त्याग करना पड़ रहा है। तो अवसर लागत यही होती है कि यदि किसी उत्पादन के साधन को हम काम पर लगाते हैं तो उसे दूसरी जगह जो हमें मिलता उसके बदले में प्रतिफल, उसकी हम क्या कर रहे हैं, मात्रा को त्याग कर रहे हैं, वही क्या कहलाती है, अवसर लागत। आ रहा है बच्चों समझ में। अवसर लागत जैसे कि आप ये मान लो कि जैसे मैं टीचर हूँ, मैंने कोई स्कूल खोली, तो मुझे किसी स्कूल में कितने रुपए मिल रहे हैं, 10,000 रुपये। किसी स्कूल में क्या मिल रहे हैं, 10,000 रुपये। तो उस 10,000 रुपये का मैं क्या कर रही हूँ, त्याग करके अपनी ही स्कूल में क्या कर रही हूँ, पढ़ा रही हूँ। तो ये 10,000 रुपये जो मैं त्यागी गए रुपए हैं, त्यागी गई मात्रा है, जो कि मुझे उत्पादन का साधन, ये उत्पादन का साधन ही है, मुझे कहीं और मिलती, तो इसे हम कहेंगे 10,000 रुपये को अवसर लागत। ठीक है बच्चों, यही यहाँ पर समझाया गया है कि किसी भी साधन को वर्तमान उपयोग में लगाए रखने के लिए दी जाने वाली जो न्यूनतम राशि है, जिसे वह अन्य सर्वश्रेष्ठ वैकल्पिक उपयोगों से अर्जित कर सकता था, वही क्या कहलाती है, अवसर लागत। ठीक है, यदि 10,000 रुपये मुझे यहाँ पर किसी और जगह मिल रहे हैं, लेकिन मुझे यहाँ पर ज़्यादा फ़ायदा मिल रहा है, इसीलिए मैं यहाँ पर लगी हुई हूँ, और 10,000 रुपये क्या है, मुझे मेरी त्यागी गई मात्रा है, वही क्या कहलाएगी, अवसर लागत। तो यहाँ पर ये किया गया है कि वर्तमान उपयोग में लगाए रखने के लिए दी जाने वाली न्यूनतम राशि, जो न्यूनतम राशि उसे मिल रही है, दी जा रही है, जो फ़ायदा उसे मिल रहा है,
जिसे वह अन्य सर्वश्रेष्ठ वैकल्पिक उपयोगों से भी क्या कर सकता था, अर्जित। क्योंकि उत्पादन के जो साधन होते हैं वो क्या होते हैं, दुर्लभ होते हैं। अर्थात एक साधनों से हम बहुत सारी वस्तुएं क्या कर सकते हैं, उत्पादित कर सकते हैं। जैसे जमीन है, जमीन से हम क्या कर सकते हैं, उसमें फैक्ट्री भी लगा सकते हैं, हम उसमें स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल्स भी खोल सकते हैं। इसके अलावा उसमें खेती भी कर सकते हैं। लेकिन जमीन तो क्या है, सीमित है, दुर्लभ है। तो उस जमीन से हम कौन सा सर्वश्रेष्ठ उपयोग कर सकते हैं। मान लो हमने जमीन पर फैक्ट्री लगा दी, तो उस जमीन से हमने किस चीज़ का त्याग किया, हमने जो खेत में जो हम फसल उगा सकते थे उसका हमने त्याग किया। यदि हम स्कूल खोल सकते थे तो हमने उसका त्याग किया। यदि कॉलेजेस खोल सकते थे, हॉस्पिटल खोल सकते थे तो उसका त्याग किया। तो ये त्यागी गई जो मात्रा है, क्यों, हमने जो न्यूनतम जो राशि है उसको हम दे रहे हैं, मतलब अर्थात हम फैक्ट्री लगाकर उसे उसका भूमि का लगान दे रहे हैं। तो ये जो त्यागी गई मात्रा है वही क्या कहलाएगी, उस भूमि की अवसर लागत कहलाएगी। आगे बच्चों समझ में कि वैकल्पिक उपयोगों से अर्जित कर सकता था वही क्या कहलाती है, अवसर लागत कहलाती है। वैकल्पिक क्रियाओं से प्राप्त क्या, अधिकतम लाभ, ये अवसर लागत होती है। फर्म क्या करना चाहता है, सामान्यतः इतने लाभों को अर्जित करना चाहता है जो स्पष्ट लागतों के साथ साथ अवसर लागत को भी क्या करते हैं, वो पूरा करते हैं। स्पष्ट लागतें अर्थात जो कि हम प्रत्यक्ष रूप से भुगतान कर रहे हैं वो तो स्पष्ट लागतें हैं जो कि हमें दिखाई दे रही है, मौद्रिक रूप से जा रही है। लेकिन ये क्या हो गई, अवसर लागत एक तरह से अस्पष्ट लागत हो गई, क्योंकि लागत तो वो भी है ना कि वो क्या कर रहे हैं, अपना जो न्यूनतम भुगतान है वो हम उसको दे रहे हैं, छोड़े जो उसने त्यागी गई मात्रा है। तो जो फर्म क्या करती है, इतना लाभ तो कमाना चाहती है कि वो स्पष्ट लागतों के साथ साथ क्या करे, अवसर लागतों को भी क्या करे, अपना पूरा कर सके। ऐसे लाभ स्तर को हम क्या कहते हैं, सामान्य लाभ। समझ में आया, सामान्य लाभ अर्थात जो स्पष्ट लागत और अवसर लागत दोनों मिलाकर बन गई कुल लागत। स्पष्ट लागत मतलब जो कुल लागत है उसमें बन गई हमारी, एक तो आ गई स्पष्ट लागत जो कि हम प्रत्यक्ष रूप से भुगतान कर रहे हैं, और एक अवसर लागत जो कि त्यागी गई राशि है, वो हो गई हमारी अवसर लागत। तो इन दोनों लागतों को मिलाकर हमारी हो गई कुल लागत। तो जो कुल लागत है वो तो फर्म को मिलनी ही चाहिए, तभी फर्म को क्या मिलेगा, सामान्य लाभ मिलेगा। आगे बच्चों समझ में, यदि फर्म स्पष्ट लागत व अवसर लागत को अपनी कुल लागत की गणना में शामिल कर लेता है तो टीआर बराबर क्या हो जाता है, टीसी हो जाता है, अर्थात शून्य लाभ का स्तर। क्या हो जाता है, शून्य लाभ का स्तर। यदि स्पष्ट लागत और अवसर लागत दोनों कुल लागत में शामिल हो गई तो क्या हो गया, फर्म का लाभ क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। सामान्य लाभ की स्थिति में सीमांत लागत वक्र औसत लागत वक्र को उसके न्यूनतम बिंदु पर काटता है और यही लाभ अलाभ का बिंदु कहलाता है। सामान्य लाभ की स्थिति क्या होती है, जो हमारा सीमांत लागत वक्र है, जो हमारा औसत लागत वक्र है उसको उसके न्यूनतम बिंदु पर काटता है। तो यहाँ पर फर्म को ना तो लाभ हो रहा होता है ना हानि हो रही होती है, तो ये हमारा कहलाता है लाभ अलाभ का बिंदु। यहाँ पर आप लिख लो, इसमें ये तो AC है और ये हो गया MC, ये AR बराबर MR। यहाँ फर्म को ना तो लाभ प्राप्त हो रहा है ना हानि प्राप्त हो रही है, ठीक है, क्योंकि फर्म को कितनी कीमत मिल रही है, जो उसकी लागत है उसके बराबर उसको कीमत मिल रही है। तो इसे हम कहते हैं सामान्य लाभ का बिंदु। और यहाँ फर्म स्पष्ट लागत और अवसर लागत सबको वसूल कर रहा है, ठीक है बच्चों। यहाँ पर यही है कि सामान्य लाभ की स्थिति में सीमांत लागत वक्र औसत लागत वक्र को उसके न्यूनतम बिंदु पर काटता है। यही कौन सा बिंदु होता है, लाभ अलाभ का बिंदु, जिसे हम ब्रेक इवन पॉइंट भी कहते हैं, और यही सामान्य लाभ कहलाता है, ठीक है। वह लाभ जो सामान्य लाभ से ऊपर फर्म अर्जित करती है उसे हम क्या कहते हैं, अधि सामान्य लाभ। जैसे कि हमने पहले पढ़ा था कि ये P है, ये AR बराबर MR है। यदि फर्म की AC इस तरीके से होती है, ठीक है, ये फर्म की हो गई MC, तो P बराबर MC, यहाँ पर फर्म का संतुलन हो गया, और यहाँ AC से हम बनाते हैं इस तरीके से। तो ये फर्म का क्या हो गया, अधि सामान्य लाभ, क्योंकि औसत लागतें तो कम हो गई और जो फर्म की कीमत है वो ऊपर आ गई। तो यहाँ पर फर्म को क्या प्राप्त होगा, PERS, ये PERS के समान क्या प्राप्त होगा, अधि सामान्य लाभ, क्योंकि यहाँ लागतें कम और आगम क्या है, अधिक है,
कीमतें अधिक प्राप्त हो रही हैं जबकि लागतें क्या हैं, कम है, तो ये फर्म को अधिक सामान्य लाभ प्राप्त होगा। जबकि यहाँ पर क्या है, जो फर्म की लागतें हैं वही फर्म की क्या है, कीमत है, फर्म को लागतों के बराबर ही कीमत हासिल हो रही है, इसीलिए यहाँ पर जो लाभ है वो क्या कहलाएगा, सामान्य लाभ कहलाएगा। तो यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट चीज़ें बनती हैं वो उत्पादन बंदी बिंदु किसे कहते हैं, P बराबर ABC अल्पकाल में, दीर्घकाल में P बराबर AC। ठीक है, पूर्ति वक्र क्या होता है फर्म का, अल्पकालीन पूर्ति वक्र क्या होता है, दीर्घकालीन पूर्ति वक्र क्या होता है, जिसे आपको डायग्राम की सहायता से बनाना है। इसके बाद यहाँ पर अवसर लागत क्या होती है, उसकी डेफिनेशन हो गई, उसका मैंने आपको उदाहरण भी दे दिया। उसके बाद हो गया यहाँ पर हमारा कि सामान्य लाभ या लाभ अलाभ का बिंदु कौन सा होता है, जिसे कि हमने डायग्राम की सहायता से बनाया। यदि औसत लागतें क्या होती हैं, कम, और आगम अधिक होता है तो क्या प्राप्त होता है, अधिक सामान्य लाभ प्राप्त होता है। ठीक है बच्चों, आगे है कि दीर्घकाल में फर्म सामान्य लाभ से कम अर्जित करती है तो उत्पादन नहीं करती है। यदि दीर्घकाल में सामान्य लाभ से भी कम अर्जित होता है यदि फर्म को, तो फर्म क्या करेगी, उत्पादन नहीं करेगी। किंतु यदि अल्पकाल में फर्म का लाभ इस स्तर से कम है तो वह उत्पादन कर सकती है, क्योंकि उसे लगता है कि अभी टाइम है और क्या होगी, उसको अपनी लागतों को वसूल कर लेगी। ठीक है, तो यदि इस स्तर से भी कम होता है तो वो उत्पादन कर सकती है। ठीक है, जबकि दीर्घकाल में तो वह उत्पादन बिल्कुल भी नहीं करती है। पूर्ति वक्र के जिस बिंदु पर एक फर्म साधारण लाभ अर्जित करती है वह फर्म का क्या होता है, लाभ अलाभ बिंदु कहलाता है। पूर्ति वक्र वही सीमांत लागत जो वक्र है हमारा MC AC P पूर्ति वक्र के जिस बिंदु पर फर्म क्या कर रही होती है, यहाँ पर वो साधारण लाभ अर्जित कर रही होती है। ठीक है, ये पूर्ति वक्र है, यहाँ पर क्या हो रहा था, मतलब फर्म क्या कर रही है, इस बिंदु पर साधारण लाभ अर्जित कर रही है, तो यही बिंदु क्या कहलाता है, लाभ अलाभ का बिंदु या फिर ब्रेक इवन पॉइंट या सामान्य लाभ यहाँ पर अर्जित होता है। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया। तो हमने क्या पढ़ा, फर्म के पूर्ति वक्र के बारे में पढ़ा कि फर्म का पूर्ति वक्र MC का भाग होता है, जो कि क्या होता है, अल्पकाल में ABC से के न्यूनतम बिंदु से काटता हुआ ऊपर निकलता है और दीर्घकाल में AC के न्यूनतम बिंदु से काटता हुआ ऊपर निकलता है। हमने अवसर लागत के बारे में पढ़ा, हमने उत्पादन बंदी बिंदु के बारे में पढ़ा, अल्पकाल में P बराबर ABC, दीर्घकाल में P बराबर AC। उसके बाद हमने लाभ अलाभ का बिंदु या सामान्य लाभ किसे कहते हैं उसके बारे में जानकारी हासिल की। तो बच्चों आपको ये सारी चीज़ें अपनी कॉपी में नोट करनी है। इसमें शॉर्ट क्वेश्चंस भी बनते हैं तो इसमें लॉन्ग क्वेश्चन भी बनते हैं। जो डायग्राम आपके सामने बनाए गए हैं कि किस तरह फर्म को सामान्य लाभ मिलता है, किस तरह से फर्म को क्या मिलता है, अधिक सामान्य लाभ मिलता है, किस तरह से फर्म का पूर्ति वक्र बनता है, अल्पकालीन कैसे बनता है, दीर्घकालीन कैसे बनता है, इसको सबको आपको अपनी कॉपी में बिल्कुल नीट एंड क्लियरली बनाना है। आप इसके लिए अपनी बुक की हेल्प भी ले सकते हैं। तो बच्चों अब नेक्स्ट में क्या पढ़ेंगे, हमने फर्म का पूर्ति वक्र पढ़ लिया। अब पूर्ति वक्र को कौन कौन से कारक क्या करते हैं, प्रभावित करते हैं, जिससे पूर्ति वक्र क्या होता है, खिसक जाता है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए मेरे साथ बने रहिए, पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। थैंक यू।